गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर गीता भैजी महाविद्यालय भैजई से इकोनॉमिक्स की क्लास में बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आई हूँ उदासीनता वक्र के माध्यम से आय प्रभाव, कीमत प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव। आय प्रभाव, कीमत प्रभाव, कीमत प्रभाव एवं प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव। स्टूडेंट्स, मैंने आपको तटस्थता वक्र विश्लेषण के बारे में आपको बताया था कि तटस्थता वक्र क्या होता है, तटस्थता वक्र की विशेषताएं बताई थी, तटस्थता वक्र सूची बताई थी, आपको बताया था कि तटस्थता वक्र पर स्थित दो वस्तुओं के संयोगों से सभी बिंदुओं से यानी संयोग के जो स्तर होता है उससे उसे समान संतुष्टि प्राप्त होती है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि तटस्थता वक्र अगर मान लीजिए कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए, आय बढ़ जाए, है ना, तो उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी एक्स वस्तु और वाई वस्तु की जो मांग है, उपभोक्ता की जो मांग है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्स वस्तु की कीमत मैंने बताई थी कि उपभोक्ता पिछली वीडियो में आपकी क्लास में मैंने आपको बताया था कि उपभोक्ता की आय जो है वो 100 रुपये है। इसका मतलब है कि उपभोक्ता दोनों वस्तुओं पर 100 रुपये खर्च करना चाहता है ना। तो कीमत दी हुई थी, यानी कीमत क्या थी, एक्स वस्तु की कीमत 10 रुपये और वाई वस्तु की कीमत 5 रुपये। तो बताई थी कि इस तरह से प्राइस लाइन जो बनेगी वो क्या बनेगी, ओ एक्स वाई, ओ एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु और ओ वाई अक्ष पर वाई वस्तु, है ना। अब मान लीजिए कि उपभोक्ता की आय, पहली उसकी जो आय है, मान लीजिए जो भी उसकी आय है उसके अनुसार जो कीमत रेखा है वो क्या है, पीएल है ना। पीएल रेखा है। अब पीएल रेखा पर इस पीएल रेखा पर उपभोक्ता इस ए बिंदु पर संतुलन में है, ठीक है, IC1, ये IC1 है। अब हमने माना था कि उपभोक्ता की आय कितनी थी, 100 रुपये, है ना। तो 100 रुपये में वो 100 रुपये अगर दोनों वस्तुओं पर खर्च करना चाहता है तो इसका मतलब क्या है कि वो कितना संयोग लेगा, यानी ए बिंदु पर उसका क्या है कि तटस्थता वक्र इस प्राइस लाइन को ए बिंदु पर टच कर रहा है। इसका मतलब है कि वो ए बिंदु पर क्या करेगा, उसका सामने का बिंदु होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है ना, दूनी हो जाती है, अगर वो 100 से 200 रुपये खर्च करना चाहता है, यानी उसकी आय बढ़ गई, तो क्या करेगा वो, उसकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी और वो दोनों वस्तुओं पर क्या करेगा, ज्यादा, यानी उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसकी मांग जो है वो बढ़ जाएगी। तो दूसरी जो प्राइस लाइन बनेगी स्टूडेंट्स वो कैसी बनेगी, पीएल के समानांतर, यानी ये आगे खिसक जाएगी। किस तरह से बनेगी, इस तरह से, है ना स्टूडेंट्स। इसको हम और बढ़ा लेते हैं। तो दूसरा जो बनेगा तटस्थता वक्र वो बनेगा IC2। अब उपभोक्ता, चूंकि उसकी आय बढ़ गई है, तो जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि उसका जो उपभोग जो है बढ़ जाएगा, यानी वो उसकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी और इसलिए वो पहले से अधिक क्या करेगा, वस्तुओं की मांग करेगा और उसका जो संतुष्टि का स्तर है वो भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो जब संतुष्टि का स्तर अधिक हो जाएगा तो इसका मतलब है वो पहले वाले इंडिफरेंस कर्व पर साम्य की स्थिति
ना रहकर वो कौन से पर होगा, दूसरा इससे ऊंचा जो है IC2 पर, IC2 के B बिंदु पर साम्य की स्थिति में होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि उसकी आय बढ़ गई है, उपभोक्ता की आय बढ़ गई है, वो पहले से अधिक क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। लेकिन हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि X वस्तु और Y वस्तु की कीमतें यथास्थिर हैं, यानी उनकी कीमतों में, दोनों वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं आया है, केवल और केवल क्या हुई है, उसकी आय बढ़ी है। तो आय बढ़ने से क्या होगा कि उपभोक्ता जो होगा वो ज्यादा डिमांड करेगा और उसका जो संतुष्टि का स्तर होगा वो ऊंचे तटस्थ वक्र पर साम्य पर होगा, यानी साम्य बिंदु पर स्थित होगा। जैसा कि मैं यहाँ पर देखने, हम चित्र के द्वारा देख रहे हैं कि जब उसकी आय मतलब पहली वाली आय थी तो उसके अनुसार जो PL रेखा बनी थी वो PL रेखा थी। उसके बाद आय बढ़ने पर जो क्या कहते हैं, दूसरी समानांतर कीमत रेखा बन गई, वो बन गई P1L1। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अब उसकी आय और बढ़ जाती है, सपोज करो आय और बढ़ जाती है तो तीसरी जो रेखा बनेगी वो भी इसके समानांतर बनेगी, PL1 के समानांतर बनेगी, है ना। तो ये हो जाएगी हमारी P2 और L2। तो इसका मतलब है उपभोक्ता साम्य पर कहाँ होगा, अब इससे ऊपर वाले तटस्थ बिंदु पर IC3 पर, है ना, IC3 के इस C बिंदु पर साम्य की स्थिति में होगा। बिंदु C, इस C बिंदु पर साम्य की स्थिति में होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मान लीजिए कि यहां से, यानी आय प्रभाव क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आय प्रभाव। तो जब मूल बिंदु से होती हुई रेखा जो साम्य बिंदु है, इनको अगर हम मिला दें तो हमारी क्या निकल के आती है, ICC, यानी इंडिफरेंस कंजप्शन कर्व। तो ये हमारी आय उपभोग रेखा है, अगर हिंदी में इसे बोले तो आय उपभोग वक्र। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा कि जब उपभोक्ता की आय क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और दोनों वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती हैं, ऐसी सिचुएशन में उपभोक्ता पहले से अधिक उपभोग करेगा और जिसकी वजह से उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। दोनों वस्तुओं की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब दोनों वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाएगी, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी PL है वो दाईं तरफ समानांतर रूप से खिसक जाएगी, है ना। समानांतर रूप से मतलब जो PL है, पहली वाली जो मूल PL है, हमारी कीमत रेखा है, मूल कीमत रेखा है, उसके दाईं तरफ उसके समानांतर खिसक जाएगी। क्यों, इससे क्या है कि अब वो Y वस्तु की भी अधिक मात्रा का उपभोग कर सकता है और X वस्तु की अधिक मात्रा का उपभोग कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है कि वो पहले A बिंदु पर साम्य पर था और आय बढ़ने पर अब वो B बिंदु पर साम्य की स्थिति में है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब किसी उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो वो पहले उसका जो संतुष्टि का स्तर है वो बढ़ जाता है, इसीलिए वो दूसरे यानी ऊंचे तटस्थता पर IC2 पर क्या है, साम्य की स्थिति में है। सपोज करो उपभोक्ता की आय और बढ़ जाती है तो उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की और पहले से अधिक और मात्रा का क्या करेगा, डिमांड करेगा और जो उसकी संतुष्टि का स्तर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। अब वो तीसरे तटस्थ वक्र यानी ऊंचे तटस्थ वक्र पर क्या करेगा, साम्य की स्थिति में होगा। जैसा कि हमने देखा कि इस IC3 पर C बिंदु पर साम्य की स्थिति में है। क्यों, क्योंकि यही तटस्थ वक्र जो है वो हमारी नई कीमत रेखा P2 और L2 को टच कर रहा है, इसलिए वह C बिंदु पर साम्य की स्थिति में होगा। और जो इन सभी बिंदुओं को रास्ता बनाती है, यानी इन बिंदुओं को दर्शाती हुई जो रेखा होती है उसी को हम कहते हैं आय उपभोग वक्र, यानी ICC, है ना, इनकम कंजप्शन कर्व। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हुआ हमारा आय उपभोग वक्र, है ना, यानी आय प्रभाव, कि जब किसी उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो उसके व्यवहार में क्या चेंजेस आते हैं, डिमांड में क्या चेंजेस आते हैं, इसी को क्या कहते हैं, उन्होंने बताने का प्रयास
किया है, यही आय उपभोग प्रभाव है, आय प्रभाव है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कीमत प्रभाव। देखिए स्टूडेंट्स, कीमत प्रभाव क्या होता है? सबसे पहले कीमत, देखिए कीमत प्रभाव में क्या होता है कि उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है और एक वस्तु की कीमत स्थिर रहती है। सिर्फ एक वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, या तो सस्ती हो जाती है या महंगी हो जाती है। यानी एक मान लीजिए कि एक्स वस्तु की कीमत क्या हो गई, कम हो गई, लेकिन वाई वस्तु की कीमत क्या है, यथास्थिर है और उपभोक्ता की आय में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी उपभोक्ता की आय भी स्थिर है। तो कहने का मतलब है कीमत प्रभाव क्या होता है कि जब उपभोक्ता की आय और एक वस्तु चाहे वो एक्स या वाई की कीमत स्थिर रहती है, केवल एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, तो उपभोक्ता की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसे हम कहते हैं कीमत प्रभाव। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि मान लीजिए ये है एक्स वस्तु और ये है वाई वस्तु। हमारी पहली जो उपभोक्ता की आय थी, वो ये पहली कीमत रेखा क्या थी हमारी, पीएल। ओके स्टूडेंट्स, अब सपोज करो कि एक्स वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है, पहले की अपेक्षा कम हो जाती है, लेकिन वाई वस्तु की कीमत क्या होती है, यथास्थिर है और उपभोक्ता की आय भी स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ना तो वाई वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन होता है और ना उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन होता है। केवल परिवर्तन किसमें हुआ है, एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ है। तो जब एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ है, यानी एक्स वस्तु पहले की अपेक्षा क्या हो गई है, उसकी कीमत कम हो गई है, तो उपभोक्ता क्या करेगा, यानी एक्स वस्तु की अधिक मात्रा का क्रय कर सकता है ना। सपोज करो उसकी क्या हुई, उसकी वास्तविक आय क्या हो गई है, बल्कि उसकी क्रय शक्ति में क्या हो गया, इजाफा हो गया। जब एक्स वस्तु की कीमत क्या हो गई, कम हो गई, लेकिन आय तो उतनी है ना, तो वास्तविक आय क्या होगी, इसकी क्रय शक्ति में क्या हो गई, यानी वो एक्स वस्तु की पहले से अधिक मात्रा का उपभोग कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? मैंने बताया कि पहले एक्स वस्तु की कीमत कितनी थी, 10 रुपए। अब सपोज करो कि वो उसकी कीमत कितनी हो गई है, 5 रुपए, है ना। तो अब उसकी आय कितनी है, आय तो वही है 100 रुपए, है ना। तो अब वो पहले एक्स वस्तु की कितनी इकाइयां ले रहा था, 10 इकाइयों का उपभोग कर सकता था, लेकिन अब उसकी कीमत कितनी हो गई है, 5 रुपए। तो वह अब कितनी इकाइयों का उपभोग कर सकता है, 20 इकाइयों का, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो उसकी क्रय शक्ति क्या हो गई, बढ़ गई। तो जो नई कीमत रेखा बनेगी स्टूडेंट्स, वो बनेगी PL1, है ना। क्यों, अब ऐसी क्यों बनी, समानांतर क्यों नहीं बनी? हमने देखा आय प्रभाव में तो कीमत रेखा समानांतर रूप से आगे खिसक जाती है ना। क्यों, क्योंकि दोनों वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती हैं, लेकिन क्या बढ़ गई, उसकी आय बढ़ गई। तो यहाँ पर कीमत प्रभाव में आय और वाई वस्तु की कीमत क्या है, स्थिर है, केवल एक्स वस्तु की कीमत में क्या हो गई है, बढ़ोतरी हो गई है। तो अब उपभोक्ता पहले से अधिक मात्रा का उपभोग कर सकता है, किसकी, एक्स वस्तु की, इसलिए कीमत रेखा जो है वो इस तरह से बनेगी। मान लीजिए सपोज करिए कि वो पहले इस ए बिंदु पर क्या था, सामने की स्थिति में था, IC1 पर, है ना। अब वो IC2 पर, IC2 के इस बी बिंदु पर सामने की स्थिति में है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए और कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कम हो जाती है, एक्स वस्तु की कीमत और कम हो जाती है, तो उपभोक्ता एक्स वस्तु की और भी अधिक मात्रा का क्या कर सकता है, उपभोग कर सकता है। तो वह अब IC3 के इस सी बिंदु पर साम्य की स्थिति में होगा, और इनको दर्शाने वाली, यानी इन साम्य बिंदुओं को दर्शाने वाली जो रेखा होगी, यानी कर्व होगा, वो होगा हमारा कीमत प्रभाव, यानी कीमत प्रभाव को दर्शाने वाली कर्व है, यानी रेखा है, कीमत
प्रभाव वक्र है। ओके स्टूडेंट्स, यानी जब उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है और एक वस्तु Y की कीमत स्थिर रहती है, केवल X वस्तु पहले की अपेक्षा सस्ती हो जाती है, तो उपभोक्ता X वस्तु की पहले से अधिक मात्रा का क्रय कर सकता है ना। तो पहले हमने देखा कि पहली जो हमारी कीमत रेखा थी वो PL है। इस पर उपभोक्ता IC1 के A बिंदु पर साम्य की स्थिति में है। अब कीमत कम हो गई X वस्तु की, तो नई कीमत रेखा जो बन गई वो PL1 बन गई, है ना। अब उपभोक्ता IC2 के B बिंदु पर साम्य की स्थिति में है, और जब X वस्तु कीमत और कम हो जाती है तो वो पहले से अपेक्षा और भी अधिक मात्रा का उपभोग कर सकता है। तो इसका मतलब है कि वो अब IC3 के इस C बिंदु पर साम्य की स्थिति में है, और इन तीनों साम्य की स्थितियों को दर्शाने वाली जो रेखा होगी उसे हम कहेंगे कीमत प्रभाव वक्र। ओके स्टूडेंट्स, तो यह है हमारा कीमत प्रभाव वक्र। यानी हमने आय प्रभाव देख लिया, कीमत प्रभाव देख लिया। अब हम देखेंगे प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जब दोनों वस्तुओं की कीमतों में सापेक्षिक रूप से परिवर्तन होता है। सापेक्षिक का मतलब कि X वस्तु की कीमत मान लो कम हो गई और Y वस्तु क्या हो गई, महंगी हो गई, यानी Y वस्तु की कीमत ज्यादा हो गई और X वस्तु की कीमत क्या हो गई, कम हो गई, लेकिन उपभोक्ता की आय स्थिर है। तो ऐसी स्थिति में जो बढ़ी हुई कीमत है, यानी Y वस्तु की जो कीमत है उसको वो क्या कर लेगा, समायोजन कर लेगा, किसमें, X वस्तु की कीमत में, यानी वो Y वस्तु को X वस्तु में समायोजित करके उसी तटस्थता वक्र पर साम्य की स्थिति में रहेगा। यानी वो संतुलन में रहेगा, वो क्या करेगा कि उसी तटस्थता वक्र पर एक संतुलन बिंदु से दूसरे संतुलन बिंदु पर आ जाएगा, है ना। यह है X वस्तु, यह है Y वस्तु। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर X वस्तु क्या हो गई है, X वस्तु की कीमत कम हो गई है और Y वस्तु की कीमत ज्यादा हो गई है। देखिए स्टूडेंट्स कि प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव में क्या होता है कि दोनों वस्तुओं की कीमतों में सापेक्षिक रूप से परिवर्तन होता है, यानी एक वस्तु की कीमत ज्यादा हो जाती है और दूसरी वस्तु की कीमत कम हो जाती है। तो जो उपभोक्ता होता है वो बहुत ही अपनी जो डिमांड है वो इस तरह से व्यवस्थित कर लेता है कि वो पहले वाले उदासीनता वक्र पर ही क्या रहे, साम्य की स्थिति में रहे। क्यों? क्योंकि उसकी आय नहीं बढ़ती, आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल सापेक्षिक रूप से कीमतों में परिवर्तन हुआ है। तो उपभोक्ता क्या करेगा कि जो महंगी वस्तु हुई है उस महंगी वाली वस्तु को सस्ती वाली वस्तु में क्या कर लेगा, समायोजित करके उसी तटस्थता वक्र पर अपनी संतुष्टि का स्तर बनाए रखेगा। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारी कीमत रेखा है वो है हमारी पहली वाली PL। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी PL है ना। तो अब मान लीजिए कि X वस्तु की कीमत क्या हो गई, कम हो गई, और Y वस्तु की कीमत क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो जो नई कीमत रेखा बनेगी वो बनेगी P1 और L1। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी दोनों की कीमतों में सापेक्ष रूप से परिवर्तन हुआ है, इसलिए दोनों ये वाली लाइन जो PL है उस पहली वाली लाइन को क्या करेगी, क्रॉस करेगी। अब यहाँ पर तटस्थता वक्र है हमारा IC1।
तो पहली वाली जो कीमत रेखा है उसको ए बिंदु पर साम्य की स्थिति में था, है ना। अब इस साम्य की स्थिति में रहकर वो बाई वस्तु की कितनी मात्रा ले रहा था, सपोज करो कि m मात्रा ले रहा था, और इसकी कितनी मात्रा ले रहा था, x की m मात्रा, है ना। अब चूंकि x वस्तु की कीमत क्या हो गई, कम हो गई, है ना, तो वो x वस्तु की कीमत, वो x वस्तु की मात्रा को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, और y वस्तु की मात्रा को क्या करा उसने, कम करा। यानी वो उसी तटस्थता वक्र पर a बिंदु से b बिंदु की ओर क्या कर देता है, हस्तांतरण कर देता है, यानी a से b की ओर आ जाता है। अब उसका संतुलन जो होगा वो उसी तटस्थता वक्र पर होगा। अब वह क्या कहते हैं, इसकी y वस्तु की ON मात्रा का उपभोग करेगा और x वस्तु की OM1 मात्रा का उपभोग करेगा। यानी उसने y वस्तु की मात्रा को कम करके x वस्तु की मात्रा में समायोजित कर लिया। तो इसीलिए वो तटस्थता वक्र हम ये देख रहे हैं, इसी तटस्थता वक्र पर वो a से b की ओर क्या हो जाता है, अपना संतुलन स्थापित कर लेता है। तो इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है, स्टूडेंट्स की जब उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है और x और y दोनों वस्तुओं की कीमतों में सापेक्षिक रूप से परिवर्तन होता है। सापेक्षिक रूप से मतलब एक वस्तु महंगी हो जाती है और एक वस्तु सस्ती हो जाती है, तो उपभोक्ता महंगी वाली वस्तु से सस्ती वाली वस्तु में अपने साम्य को स्थापित कर लेता है, और उसी तटस्थता वक्र पर जो उसका संतुलन बिंदु होता है वो नए तटस्थता वक्र पर नहीं जाता बल्कि उसी तटस्थता वक्र पर स्थापित कर लेता है। उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। जैसे मैंने बताया कि वो पहले कौन सी, उसकी जो मूल लाइन थी वो कौन सी थी, PL, है ना। इस पर वो तटस्थता वक्र A बिंदु पर साम्य की स्थिति में है ना, और कितनी मात्रा ले रहा है, ON मात्रा y की ले रहा है, और OM मात्रा किसकी ले रहा है, x की ले रहा है। अब x वस्तु की कीमत कम हो गई और y वस्तु की कीमत ज्यादा हो गई, तो नई जो कीमत रेखा बनेगी वो क्या बन गई हमारी, PL1। अब वो उसी तटस्थता वक्र पर क्या करा उसने कि x वस्तु की मात्रा का ज्यादा कर दिया और y वस्तु की मात्रा को कम कर दिया। तो इसका मतलब है कि वो A बिंदु से उसी तटस्थता वक्र पर B बिंदु की ओर उसने अपने आप को समायोजित, अपनी मांग को समायोजित कर लिया। तो इस तरह से उसे बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे इसे, हम इसे बोलेंगे प्रतिस्थापन प्रभाव। इसे बोलेंगे हम प्रतिस्थापन प्रभाव। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका, आपके तीनों आपको हमने समझ लिए कि आय प्रभाव क्या होता है, कीमत प्रभाव क्या होता है और प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है। फिर से एक बार आपको मैं बता दूं कि आय प्रभाव क्या होता है, जब उपभोक्ता की आय क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और दोनों वस्तुओं की कीमतें क्या होती हैं, स्थिर रहती हैं, तब जो साम्य बिंदु होगा वो नए तटस्थता वक्र पर स्थित होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, वो IC1, IC2 और IC3। पहले वो A बिंदु पर साम्य में है, फिर वो B बिंदु पर साम्य की स्थिति में है, फिर वो C बिंदु की साम्य की स्थिति में है ना स्टूडेंट्स। ये PL लाइन है, ये PL1 है और ये PL2 है ना। तो वो जैसे जैसे उसकी आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या हो जाती है, कीमत रेखा पहली वाली लाइन के समानांतर आगे बढ़ती यानी दाईं तरफ बढ़ती जाती है, और इसको साम्य बिंदुओं को दर्शाने वाली रेखा होती है, वो होती है आय प्रभाव वक्र। ओके स्टूडेंट्स, कीमत प्रभाव क्या होता है कि जब आय स्थिर रहती है उपभोक्ता की और एक वस्तु की कीमत भी स्थिर रहती है और एक वस्तु की कीमत में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो जो क्या कहते हैं, जो साम्य बिंदु होगा वो किस तरह से होगा, उसको दर्शाने वाली जो रेखा होगी कीमत प्रभाव कहलाएगी। जैसे मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, x वस्तु है और ये y वस्तु है ना। अब x वस्तु की कीमत क्या हो गई, कम हो गई, है ना। ये PL लाइन है पहली वाली, ये मूल लाइन है, कीमत रेखा, मूल कीमत रेखा है।
अगर x वस्तु की कीमत कम हो गई तो क्या हो जाए, y वस्तु की कीमत स्थिर है, तो y वस्तु की कीमत में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो y वस्तु की तो उतनी ही मात्रा ले सकता है क्योंकि i में भी परिवर्तन नहीं हुआ है, और x वस्तु की पहले से अधिक मात्रा वो ले सकता है, और कीमत कम हो गई तो वो और भी अधिक मात्रा ले सकता है। तो जो नई लाइन बनेगी वो PL1 हो जाएगी और PL2 हो जाएगा। अब यहाँ पर उपभोक्ता पहले IC1 पर उपभोग उसमें था A बिंदु पर, फिर वो IC2 पर संतुलन में होगा B बिंदु पर, और फिर वो IC3 के C बिंदु पर संतुलन में होगा, और इनको दर्शाने वाली जो रेखा होगी